धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान और अब तो सीरिया की भी। और आज तो बात करनी पड़ेगी रूस की, खास तौर पर क्योंकि पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया है। जी हाँ, पुतिन ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरी दुनिया में एक तरीके से खलबली पैदा हो गई है। क्या ये पुतिन की रणनीति का हिस्सा है? क्या अब यूक्रेन की बैंड बजने जा रही है पुतिन की इस रणनीति के चलते, या जो जेलेंस्की के साथ अभी तक खड़े हुए थे वो लोग अब पुतिन की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, उन पर अपनी बातचीत जो है करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृषिका जी एन के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल से आपकी छुट्टियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। ठीक है, देखिए कल फ्राइडे है, कल ऐसे भी मैं अपना जो दवा वगैरह लेने जाता हूँ, एक रेगुलर चेकअप है बेस हॉस्पिटल में, यानी मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ जाऊँगा। और संडे को कुछ हमारी मीटिंग है, और इस बीच में महीने के अंत में लोक पक्ष के लिए जो भी आर्टिकल होते हैं उसमें मेरा भी सहयोग होता है, तो उसकी पूरी करने में मैं थोड़ा व्यस्त भी रहूँगा। और उसके बाद हम लोग देखते भी हैं किस तरह से चलते हैं। यदि सप्ताह में 3 या 4 दिन करें तो हमारे सुनने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। और हम जो मसाला देते हैं वो पूरा का पूरा, हालांकि मसाला शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मेरे दिमाग में आ गया, हम पूरा देंगे जी। क्या नए साल में जैसे शुरुआत हो रही है, हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग लोक पक्ष की अपने इस संगठन को, अपने इस मूवमेंट को लोगों के बीच और ज्यादा ले जाएं और लोगों को ज्यादा इससे जोड़ें, ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यह आपने अनायास प्रश्न पूछा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक तो वैचारिक रूप से जो भी बात करते हैं वही है जो कि लोक पक्ष का है, जो हम मेरी और आपकी भी मैं समझ देखता हूं मेरे से कहीं भी पीछे नहीं है। और संगठनात्मक तरीके से किस तरह से जुट सकते हैं, क्या हमारे साथीगण जो सुनते हैं उनमें से कुछ लोग आ सकते हैं? हम दोनों के मिलने के बाद से भी स्थिति तय होगी जो हमारे साथियों के साथ मिले, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए नई साल में। और देखते हैं कि किस तरह से वैचारिक संगठनात्मक रूप से और वास्तव में जमीन पर उनके बीच काम करके संगठन को मजबूत करें और इन विचारों को फैलाएं शांति से और बड़ी धैर्य के साथ। और बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात कही है और हम लोग इसकी कोशिश करेंगे। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहला अपडेट है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के लिए चावल की पहली खेप भारत से बांग्लादेश पहुंच गई है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम चल रहा था, हिंदुओं को वहां मारा जा रहा था, तो ये हिंदू होने का भ्रम करने वाली सरकार या दम भरने वाली सरकार हिंदुओं को मारने वाले को चावल काहे भेज रही है? वो हमारे हाई कमिश्नर है वहां के, प्रणव राय है ना, वर्मा, सॉरी। और इन्होंने कहा है कि यह दोनों देशों के बीच में संबंध को बेहतर बनाने का आधार होगा। हालांकि सही में पूरे में देखें तो यह बुरी बात नहीं है। चीन के साथ हमारा संबंध और बॉर्डर पर भी इसलिए बेहतर हो रहा है क्योंकि हम चीन को हम पूरे अपने यहाँ व्यापार करने दे रहे हैं। पाकिस्तान से भी वही स्थिति आ रही है और दुनिया के हर देशों में हो रहा है, बांग्लादेश से तो बढ़ ही रहा है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि बांग्लादेश को हमसे चावल की जरूरत पड़ी। बांग्लादेश तो खुद एक कपड़े के साथ साथ चावल का भी एक प्रधान देश है, लेकिन कोई बात नहीं, वहां से जा रहा है। और इस बीच में बांग्लादेश के पास 2 बड़े बड़े जहाज पाकिस्तान से पहुंच चुके हैं हाल फिलहाल में, जो भी सामान लाए हो, डिटेल हमें नहीं मालूम है, उसमें शायद कुछ डिफेंस से भी संबंधित है, लेकिन हमारे यहाँ से चावल की शुरुआत हुई। तो चलिए, जो भी अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि भारत की विदेश नीति में बांग्लादेश को अलग, पाकिस्तान को अलग है तो ठीक है, यह तो हमारी मजबूरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन सार्क का जो आधार रखा गया है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता पिछले वालों ने क्या किया, लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्रालय में, हमारे देश के प्रधानमंत्री में, हमारे देश के आरएसएस में, और खासकर हम कहें तो अंबानी अदानी जो कंट्रोल करता है इन सब चीजों को या उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, उनके मध्य ये गायब हो गया। क्यों गायब हो गया मुझे पता नहीं। सार्क को फिर से जीवित करना चाहिए जी। चलिए, अगली खबर भी बांग्लादेश है और वहां पर जो शेख हसीना के बेटे हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनकी मां पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। हालांकि इस पर बात करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अगली खबर का हम लोग रुख कर सकते हैं जो हमारे पास आ रही है साहब, एक दूसरी जगह से जुड़ी, पाकिस्तान से। इमरान खान को लेकर कल हमने बात की थी कि भैया अभी सरकार ने कमेटी बना दी, क्या उसके पीछे ट्रंप है? आज उस बात पर मोहर भी लग गई है, लगता है सर।
रिचर्ड हैं, एक रिचर्ड ग्रिनेल, और ये ट्विटर पे बड़ी 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 बातें करते हैं। लगता है ऐसा ग्रुप ही है इन लोगों का जो बहुत धनी है और सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो इनका कहना है कि जो हालत इनके बॉस यानी ट्रंप की हुई थी, और इनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप लगाए थे। हालांकि यह नहीं कहते कि कई भ्रष्टाचार साबित भी हो चुके थे, खासकर जो उस महिला के साथ इन्होंने किया। खैर, उसकी बात हम छोड़ दें। इमरान खान की भी वही हालत हो गई है और इसके जिम्मेवार बाइडेन सरकार है। हालांकि इस पर पाकिस्तान सरकार ने बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया की है कि इस तरह की बातें ना करें, लेकिन कहते हैं कि इमरान की रिहाई के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे, और इमरान खान से हमारे ट्रंप की बड़ी अच्छी दोस्ती रही है और बड़ा अच्छा संबंध रहा है। तो व्यक्तिगत आधार पर जो भी ट्रंप को पसंद है, उनके जो सलाहकार हैं वह कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और चलते हैं अजरबैजान। खबर ये आई है कि अजरबैजान का जो हवाई जहाज कल हादसे का शिकार हुआ था, वो असल में हादसा नहीं, हमला था, और उसमें जो लोग मारे गए हैं वो किसी हादसे की वजह से नहीं मरे थे, हमले की वजह से मरे थे, और उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? अभी तक यूक्रेन को जिम्मेवार मतलब हम एक शक के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से है नहीं। उसका मैंने जो वीडियो देखा, बड़ी ध्यान से देखा, सुबह सुबह आया था, और उसके पूरे टेल में और पिछले वाले जो भी रेडार वगैरह जो होता है, रेडार प्लेन पे बड़े बड़े छेद हो रखे हैं। तो यानी नीचे से फायरिंग की गई। हो सकता है शोल्डर लॉन्च मिसाइल भी हो, जो पास में जाके टकराता नहीं बल्कि उससे कई छोटे छोटे गोलियां निकलती हैं, वो बंदूक की गोली से बड़ी होती हैं और वो जाके हिट करती हैं, उसकी संभावना है। लेकिन अभी तुरंत का तुरंत अभी मैं देख रहा था, इसमें कहा गया है कि जहां से उड़ा चला और इसको पहुंचना था अपने ओरिजिनल कंट्री यानी अजरबैजान, बाकू की तरफ जहां जा रहा था, और बीच में या तो बर्ड हिट हुई है। बीच में बर्ड हिट होने का कोई मायने नहीं रखता, उस हाइट पे बर्ड नहीं होते हैं, लेकिन बैड वेदर था। बर्ड हिट हुआ होगा तो टेक ऑफ के समय हुआ होगा। तो मुझे इसलिए संदेह आ रहा है कि बर्ड हिट हुआ होगा टेक ऑफ के बाद से, उतनी दूर क्यों भटक रहा है, इसे वापस आना चाहिए था। और ये बहुत बड़ा नदी का क्रॉस करके बाकू के नजदीक जाके अचानक रडार से गायब होता है, फिर कुछ देर में सरफेस होता है, नीचे आया है, और संभवतः वेदर से बचने के लिए और ट्रांसमिट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया मुझे नहीं पता। और अब यह जो है सो डाइवर्ट किया है अकाऊ की तरफ, यानी इस उज्बेकिस्तान में। जी, और वहां पे पहुंचकर यह कहीं ना कहीं से इसको मांगता है, अर्जेंट लैंडिंग की बात करता है, और वहां भी वेदर खराब है, उसके बगल का कोई रनवे है वहां पे जाने की मांग करता है। यानी काफी कंफ्यूजन था, और फाइनल पे भी जो इसका एक लैंडिंग जो पर्सपेक्टिव होता है, ग्लाइडिंग पाथ होता है, उस पर भी स्टडी नहीं था, बाएं दाएं ऊपर नीचे हो रहा था, और अंततः हालांकि बहुत भारी एंगल से नहीं गया है, कुछ ही एंगल से गया है, और वह क्रैश होता है जिसमें दोनों पायलट मारे जाते हैं, और इसके साथ साथ बाकी लोग भी, काफी लोग मारे जाते हैं। 28 बच जाते हैं, यह भी कमाल है, 39 मरते हैं। तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किस तरह से क्या हुआ, क्योंकि इनका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, यानी जो भी पायलट ने बात की वो सारा कुछ पता चल गया है, ट्रांसमिट किया वही ना पता चला है। और जिस ढंग से आता है, दुखद तो है ही है, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति ने भी दुख व्यक्त किया है, और जो भी है अब देखते हैं। जी, आपने कहा कि जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जांच जब तक नहीं होगी तब तक अजरबैजान ने जॉर्जिया के लिए उड़ानें क्यों रद्द कर दी? जॉर्जिया के लिए उड़ान रद्द करने का मकसद संभवतः उन्हें डर है। जॉर्जिया के लिए भी रद्द हुआ, चेचन्या के लिए भी था, वो रद्द हुआ। और अच्छा, चेचन्या, सॉरी जॉर्जिया मैं गलत बोल गया हूँ, चेचन्या ही है सर। हाँ, चेचन्या के लिए वहां पे रद्द हुआ। और रद्द होने का कारण मुझे समझ में नहीं आया कि जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन ना हो, क्योंकि उसमें चेचन्या के भी 5-6 यात्री थे, रूस के थे, अजरबैजान और इनके तो थे ही थे। और क्या ऐसा एंगल आ रहा है क्या, मुझे जैसा लग रहा है आपके सवाल पे भी और पहले भी लगा कि उससे कुछ टेररिस्ट है जिससे मारपीट हुई थी, लेकिन जो बचे हुए यात्री हैं इस तरह की कोई बात नहीं करते। वो कहते हैं कि धमाका हुआ था, बाहर से धमाका हुआ था, टेल की तरफ आया था। क्या उस तरह की संभावना बनती है? क्या चेचन्या के लोग मतलब कुछ वैसे टेररिस्ट थे जो कि अब उसमें यदि संदेह आता है तो निश्चित रूप से यह यूक्रेन की तरफ संदेह जाता है, क्योंकि यूक्रेन हर तरफ ऐसी कोशिशें कर रहा है। लेकिन अभी कुछ निश्चित कहना मतलब गलत चीज होगा। जी,
क्या साइबर अटैक भी इस सब के लिए जिम्मेदार हो सकता है? क्योंकि खबरें चल रही हैं कि जापान में पूरी एयरलाइंस पर साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक कर लो, जहाज को कहीं भटका दो, दिशा कुछ और दे दो। साइबर अटैक जो जापान में हुआ है वह तो जानबूझकर किया गया है और उनके स्थिति को बंद किया गया। कुछ समय पहले भी साल भर भी नहीं हुआ, पूरे दुनिया भर में वो चीज हुआ था, लेकिन वह गलती से हुआ था। यहां पर यह चीज है कि जिस क्षेत्र में उड़ रहे हैं यहां पे जितना भी जीपीएस है वह बहुत जबरदस्त तरीके से उसको कंट्रोल किया गया है। एक दूसरे के जीपीएस को वह लोग कहें तो इंटरडिक्ट करके उसको रोक रहे हैं, उसको काम करने से भंग कर रहे हैं। उसके कारण भी इस पायलट को प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन आज के समय में एम्ब्रेयर जैसे जहाज, जो ब्राजील का एक बहुत ही आधुनिक जहाज माना जाता है और 60 से 70 75 सीटर है, इसमें केवल है जीपीएस पर नहीं उड़ते हैं या कार नहीं चला रहे हैं, इनके पास बहुत सारे सिस्टम है, इनर्शियल नैव सिस्टम है, सैटेलाइट से है, दूसरे तरीके की चीज है, ऑनबोर्ड रेडार है। तो इसके कारण नहीं हुआ होगा, इसलिए साइबर अटैक की संभावना इसमें कम आती है। और जिस क्षेत्र में थे वहां पे इनकी संभावना बहुत ही मेरे हिसाब से कम है। जी। मोल्दोवा और रूस के बीच क्या चल रहा है सर? मोल्दोवा और रूस में जो मोल्दोवा की प्राइम मिनिस्टर हैं मैया संदू, ऐसा लगता है कि भारतीय नाम है लेकिन भारत की है नहीं वो, और ये यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका के प्रति, नाटो के प्रति बहुत झुकी हुई है और उसके पहले भी ये चाहती थी कि यूरोप के हिस्सा बने और रूस से जितना दूर चले। और एक चीज हमें समझना चाहिए कि यहाँ ऐसे ऐसे छोटे मोटे देश के जो भी राज्याध्यक्ष है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पूंजीपति जो देश को चलाने में उनका प्रमुख हाथ होता है अपने इंटरेस्ट के लिए, ये लोग या तो बड़े देशों के दो खंड में, या तो चाइना से मिले, मिलिटरली चाइना को मदद करने से रहा, रशिया या नेटो से या अमेरिका से मिले। ये अमेरिका के पक्षधर थे। 2022 का लड़ाई जब शुरू हुआ तब इन्होंने यूरोपियन यूनियन के लिए अप्लाई किया, जो कि अभी चल रहा है। और अभी जो चुनाव हुआ वहां भी बड़ी धांधली हुई, जो आप चुनाव की बातें कल कर रहे थे। चुनाव में ये हार रही थी, इनका 47-48% हो रहा था और जब इनका विपक्षी था वो 51 चल रहा था। अचानक जो बाहर से बैलेट पेपर आता है, जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में जो तथाकथित रूप से मोल्दोवा के नागरिक जाकर बसे तो वहां आए हैं, उस पर कोई कंट्रोल कुछ नहीं, सडनली इनका 55% हो गया। वैसे ही हुआ जैसे हमारे यहाँ पे हुआ, गुजरात में हुआ, नहीं गुजरात नहीं, उसके पहले हरियाणा में हुआ जी। और कांग्रेस जीत रहा था, कर रहा था, और सडनली हुआ कि भाई उल्टा उटपटांग हो गया और कांग्रेस बुरी तरह हार गया। ठीक है, तो वही हालत यहाँ पे हुआ है, इसलिए बहुत नाराज हैं। और एक खबर चलाई है, रूस ने कहा है कि उन्हें डर है कि वह नेटो के सैनिकों को बुला रही हैं और उससे सटा हुआ छोटा सा जगह ट्रांसनिस्त्रिया, यह अपने आप में एक देश था, मोल्दोवा उस पर क्लेम करता है। एक तरफ मोल्दोवा है, दूसरी तरफ यूक्रेन है, और रशिया का डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है उस तरह से बनता है। और इनका कहना है कि यह यूक्रेन के साथ मिलकर ट्रांसनिस्त्रिया पे अटैक करना चाहते हैं। अभी वो रशिया के देख रेख में 2 से 3 हजार रशियन फोर्सेज हैं। वहां भी चुनाव हुआ था, लोगों ने भारी मात्रा में कहा था हम रशिया के हिस्सा बनेंगे फिर से। अभी मतलब युद्ध के पहले की बात है ये जी। और इसके बाद से कह रहे हैं कि ये जानबूझ के झूठ फैला रहा रशिया, ताकि रशिया हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। यह पूरे यूक्रेन की, नेटो की, यूरोपियन यूनियन की और मोल्दोवा की बदमाशी है। इस हालत में रशिया वहां पे नहीं अटैक करेगा, और यदि इन्होंने ट्रांसनिस्त्रिया पर आक्रमण कर दिया तो संभवतः वहां रेड लाइन क्रॉस हो जाएगा, जहां से पुतिन को मजबूर होना पड़ेगा या तो इस्तीफा दे, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर वेपन के साथ शुरू करें। जी, पुतिन मजबूर हैं या मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है। फ्रांस बातचीत करने के लिए बुला रहा है मुझे, पुतिन का यह कहना है, और अकेले। यह बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। यह तो संयोगवश मैंने रशिया टुडे पे खोल के देखा और आपने भी यह प्रश्न उठाया, और डिटेल्स अभी तक नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि फ्रांस, जिसने रशिया को धोखा दिया जर्मनी के साथ साथ, मिन्स्क 1 मिन्स्क 2 समझौता हुआ, युद्ध जब शुरू हुआ मार्च 2022 में, और उसके बाद से रशियन सेना जब कीव के पास यानी यूक्रेन की राजधानी तक पहुंच चुकी थी, फिर से इन्होंने एक और समझौता करवाया। रूसी सेनाएं सब जब वापस आई, और उसके बाद से जेलेंस्की ने कहा कि उस समझौता को हम नहीं मानते, हम लड़ेंगे। और उसी के समय के बाद से हुआ है कि
पुतिन बड़े ही सतर्क नजर आए हैं हर जगह में। पूरी की पूरी रूस की जो भी सत्ताधारी पक्ष है, पार्टी है और उसकी मिलिट्री है, बड़ी जबरदस्त लड़ रहे हैं। तथाकथित रूप से फेज 2 शुरू किया इन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में। अब ये लोग कह रहे हैं, लावरोव कह रहे हैं, पुतिन कह रहे हैं ये लोग कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमें बुलाया है बातचीत करने के लिए। बुलाया मतलब जाए, हो सकता वो भी यहाँ पाए, वो तो बात की चीज है। और उसमें ने कहा है कि उसमें कीव यानी यूक्रेन और जेलेंस्की को दरकिनार किया जाएगा और ये लोग तय कर। इसमें कई एंगल हो सकता है। एक तो मैंने ये बैकग्राउंड दिया, दूसरा हो सकता है कि ट्रंप ने कहा है कुछ करो। दूसरा ये है कि अब फ्रांस जर्मनी को लगने लगा भाई अब हम, अमेरिका हटता है, ट्रंप हटते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तीसरे ऐसे भी रूस अब आगे बढ़ रहा है और वह काफी तेजी से बढ़ रहा है साउथ में, ईस्ट में और कुर्स्क दिशा में। इसलिए ये हम मजबूर हो रहे हैं, भले ही चालाकी भरा चीज हो। और देखने की चीज है संभवतः जिस तरीके से चीजें उभर रही हैं, संभवतः रूस तैयार हो जाए युद्ध के लिए। और जहां तक जेलेंस्की की बात है, ऐसे भी हुआ राष्ट्रपति है नहीं, चुनाव के बाद जो जीते थे उसका समय खत्म हो चुका है, पार्लियामेंट के स्पीकर को होना चाहिए था, मिलिट्री अमेरिका के हाथ में है, वो सत्ता पलट कभी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये डर भी पूरी दुनिया में बना हुआ है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले शुरू किए, आज भी खबर आई है कि एक मॉल में धमाका कर दिया है, आम शहरियों को वहां पे मारा है, उसके चलते कहीं पुतिन परमाणु ना चला दें, तो ये भी एक पहलू हो सकता है। चलो भैया, बातचीत के जरिए बुला के मामले को निपटा लेते हैं। अगली जो खबर हमारे पास है वो है अमेरिका से जुड़ी हुई। पनामा में जो अमेरिकी दूतावास है उसके बाहर नारेबाजी की गई, ट्रंप का पुतला जलाया गया। जबरदस्त गुस्से में है नहर वापस लेने की बात को लेकर लोग, गुस्से में है, लोग भी हैं। वहां के भी राष्ट्रपति ने कहा कि कोई मजाक थोड़ी है। वैसे जहां तक ट्रंप की बात है, उनको ख्वाब आता है, जैसे मैंने कहा कई समय से नहीं आया था, फिर एक नया आया है। एक तो ग्रीनलैंड की हमने चर्चा कर ली, पनामा की ये हालत है। पनामा में लोगों ने नारा लगाया, ट्रंप एनिमल लीव द कनाल एलोन, यानी उसको जानवर की उपाधि दी, ये कनाल को छोड़ दो अकेले। दूसरी तरफ उन्होंने पोस्टर लगाया, डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक ऑफ पनामा, यू आर एनिमी ऑफ पब्लिक ऑफ पनामा, यानी पनामा के जनता के तुम दुश्मन हो। खैर, अगला जो उनका शगुफा आया है वह भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि कनाडा हमारा 51st राज्य बन जाए, 50 ऑलरेडी है, गजब, 51वां राज्य बन जाए तो कनाडा को जहां तक मिलिट्री संरक्षण देने की बात है, सैन्य रूप से उनको संरक्षण देने की बात है, हमसे बेहतर कौन दे सकता है। और इसलिए उन्हें हमें शामिल होना चाहिए। ये सही में ये बंदा जो है लगता है एकदम, मतलब हम अपने बिहारी भाषा में कहें तो पगला गया है। और कोई इसका मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। जी चलिए, बिहारी भाषा में, वैसे आप लालू प्रसाद यादव की भाषा में भी कह सकते हैं, बोरा गया है ये। खैर, अगली, जी कुछ कह रहे हैं सर? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बोरा गया है। हाँ चलिए, खैर अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है अमेरिका से ही। भारतीय मूल के कृष्णन को लेकर किस तरीके की राजनीतिक उठापटक वहां पर चल रही है और क्यों? कृष्णन, श्री राम कृष्णन, यह ट्रंप ने चुना है क्योंकि ये पहले भी काम कर चुके हैं। ये भारतीय मूल के हैं, नाम से तो स्पष्ट ही है, तमिलनाडु वगैरह के हैं, माइक्रोसॉफ्ट में, एक्स यानी पहले ट्विटर में, याहू, फेसबुक, ये जितने भी हैं। और लास्ट हाल फिलहाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे, इसलिए ट्रंप के लोगों ने इन्हें चुना है। ये वैसे लोग हैं भारत से जो पहुंचे हुए, जैसे विवेक रामास्वामी हैं, कश्यप काश पटेल हैं, जय भट्टाचार्य हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत से अधिक जो है वो अमेरिकी जो है, उनसे भी ज्यादा अमेरिकन है। ये कहते हैं कि अमेरिका का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा है, उसमें हम ज्यादा रूप से हम उसमें सक्षम होंगे, उसको करेंगे। और फालतू में जो खर्च किया जा रहा है उसको हम कम करेंगे। अमेरिका के लोगों पे, जो बेकार के लोग हैं जो शामिल हुए, उन पे खर्च करेंगे, ये सब चीज करेंगे। और एक बड़ा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कहा, वर्चस्व यानी हेजेमोनी, खुलेआम रूप से दिखा रहे हैं। जो ट्रंप को सपने आ रहे हैं, कभी पनामा, कभी कनाडा, कभी ग्रीनलैंड, कभी कुछ उटपटांग करे जा रहे हैं। और इसमें अब जो है इनको बनाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलियन डॉलर का वो मसला बन चुका है, हर जगह छा रहा है, और वह युद्ध से लेके सामान्य सुई बनाने तक में, और फेसबुक और जितना है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो हर जगह पहुंच रहा है, साइबर टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक सब जगह पहुंच रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो कि उनके चरण धोने को तैयार हैं और पैसा कमाने के लिए तैयार है। जी
बिल्कुल सही आपने कहा। अब रुख कर लेते हैं गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का। और पहली जो खबर है वो ईरान से। यहाँ पर किसी सड़क का नाम याहिया सिनवार के नाम पर रख दिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फैसले को पलट दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? पलटने का कारण वहां की मिडिल क्लास की जो जनता है, वहां की जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने विरोध किया, मीडिया वगैरह किया, क्योंकि यह जो है जगह जो है वह कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। मैंने पढ़ा इसको, फरहाद और शिरीन, इनकी जो कहानियां हैं, जो कविताएं हैं, ओड है, इस जगह का नाम आता है। जो पहले इनका नाम जो था, यह था शाहिद लागेरी हाईवे से होता हुआ हसर तक जाता है, जो भी है वहां तक जाता है। बिस्टून जगह, माउंटेन के नाम पर यह जगह है, और उसको याहिया जो भी बनाना चाहते थे, ये लोग मार्टियर भी नाम देना चाहते थे, वह सब हटा के, इसलिए इन्होंने कोई बहुत दबाव नहीं था, लेकिन वह हुआ कि इस ऐतिहासिक नाम पे, हमारे जब से इस्लाम आया उसके पहले से यह नाम है, इसलिए उसको ना बर्बाद किया जाए। तो ईरान सरकार ने जो फैसले लिया वो सही लिया। पहले उन जोश में कहा कर दे, किसी और जगह का कर ले, हो सकता है करेंगे, इसलिए कोई गलत चीज नहीं हुआ। और जनता का जब भाव आया कि भाई पुराने जमाने का समय है, और वहां इंस्क्रिप्शन जो लिखे हुए उस जगह पर लिखे हुए उस समय से, मतलब सैकड़ों वर्ष पहले के, इसलिए उसको क्यों बर्बाद किया जाए। जी चलिए, फैसला ठीक है। अब बात करते हैं कि जंगबंदी फिर से डिरेल हो गई है। इजराइल अपनी कहानी बता रहा है, हमास अपनी कहानी बता रहा है, और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं कि नेतन्याहू ही जंगबंदी करने को कभी तैयार नहीं होता है। इस बार क्या सामने आया है सर? इस बार मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं कि क्यों इस तरह से नेतन्याहू ने किया है। पुरानी बातें तो वही है कि नेतन्याहू जंगबंदी नहीं चाह रहा है। सीरिया की जीत के बाद से उसके तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो रखे हैं, और हमास की जो भी मांग है उसको वह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी कि आईडीएफ जो है वह साउथ गाजा से पूरी तरह हटे, यानी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से हटे, और इसको पूर्ण स्वराज का या पूर्ण सार्वभौमिकता का, फुल स्टेटहुड का मान्यता मिले, वह मानने को तैयार नहीं है। अब तो वह अपने पीए के साथ, यानी पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ, वेस्ट बैंक में भी लोगों पर आक्रमण करवा रहा है, उनके भी जो है, इसलिए वो हर जगह घुस चुका है। कहीं से भी वो मानने को नहीं तैयार है। वो कह रहा है कि तुम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दो, जो भी हथियार है छोड़ दो। इसके लिए हमास बिल्कुल तैयार नहीं है, और इसके लिए हमास की तारीफ करनी होगी। और पूरे विश्व की जनता को यदि सही ढंग में कहें तो हमास को कि जो हमास की राजनीति है, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए, उसके लिए हमें उसका समर्थन करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।